नमस्कार, आपका राज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के लखनऊ से मिल रही खबर के साथ, जहां लखनऊ में एसजीपीजीआई में डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी कार्यशाला का आयोजन 25 जनवरी 2025 को होने जा रहा है और इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर अनुपमा सिंह, प्लास्टिक सर्जरी हेड व डॉक्टर अंकुर भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो प्लास्टिक वर्कशॉप जिन बच्चों के जन्म से ही कान नहीं होते या जलने में कान का पार्ट्स जल जाना, एक्सीडेंट में कान का डैमेज होना या इनका रिकंस्ट्रक्शन पीजीआई में दूसरी बार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो इससे पहले 2019-20 में बड़ी सफलतापूर्वक किया गया। कोविड आने की वजह से बंद हो गया था, जो कि फिर से इसकी शुरुआत होगी। इसमें नामी डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट आएंगे और जो पीजीआई के युवा डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो कान का कंस्ट्रक्शन अच्छे से करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें 7 से 9 साल के अगर बच्चे हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन आसानी से होता है। इससे अधिक उम्र में अगर कंस्ट्रक्शन कान का कंस्ट्रक्शन होगा तो वह ज्यादातर असफल होता है। इसमें आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्कीम कवर्ड है, जो एसजीपीजीआई में भी फ्री किया जाएगा। एसजीपीजीआई में डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी कार्यशाला लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है। एसजीपीजीआई पे हमारे साथ डॉक्टर भटनागर जी मौजूद हैं और प्लास्टिक सर्जरी के लिए कुछ चेहरे की खूबसूरती के लिए डॉक्टर साहब से जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का क्या पूरा सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो कल एसजीपीजीआई में एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में एक कार्यशाला आयोजित करी जा रही है। ये कार्यशाला कान के रिकंस्ट्रक्शन से है। कान से मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जिसको पिन्ना बोला जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है उस पे है। तो कान का ना होना जो है एक कॉस्मेटिक और साथ में एक फंक्शनल और फिजिकल डिफॉर्मिटी भी है। और जो बच्चे होते हैं जन्मजात जिनके कान नहीं होते हैं, वैसे लोग या किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जिनका कान चला गया है या जलने से उनका कान डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ऐसे कान को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी रिकंस्ट्रक्शन को बोलते हैं ओटोप्लास्टी। तो उसी का ये वर्कशॉप है। तो इसमें जो कान बनाया जाता है, वो जो कान की हड्डी को रिप्लेस करना होता है, तो वो हड्डी हम पसलियों से लेते हैं, रिब कार्टिलेज को लेते हैं। तो जो मुलायम हड्डी होती है रिब्स में, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, उसी से ये कान बनाया जाता है। तो कल हमारी जो वर्कशॉप है और साथ में जो पूरा है, वो इसी को लेके है कि किस तरह से हड्डियों को, पसलियों को लेके कान के शेप में रिकंस्ट्रक्ट करना है। सारा चीज उस पे है। तो उसमें हमारे बाहर से भी काफी अच्छे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो कि इंडिया में इसके लीडिंग सर्जन्स हैं। तो पहले वो लेक्चर्स वगैरह देंगे, व्याख्यान देंगे कैसे होना है, और उसके बाद हम लोग कार्टिलेज मॉडल्स पे, जो एनिमल कार्टिलेज है, उस पे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो यंग सर्जन्स हैं, उनको ये दिखाएंगे पहले करके कि कैसे किया जाता है, और फिर वो स्वयं करेंगे। स्वयं करने के बाद जो यंग रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन भी है, जिसमें जो सबसे अच्छा रिकंस्ट्रक्ट करेगा, सबसे बढ़िया डिजाइन बनाएगा, उनको प्राइज भी मिलेगा। तो ये पूरा एक दिन का कार्यशाला है और ये एसजीपीजीआई में सेकंड कार्यशाला है। इससे पहले हम लोग 2019-20 में भी कर चुके हैं, लेकिन कोविड से ये रुक गया था। तो अब हम लोग ने वापस इसको कराया और ये हर साल करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ जानकारी मिली जैसे कि ये आयुष्मान कार्ड के लिए उसमें क्या सुविधाएं हैं? तो ये एक अच्छी बात है। ये बताना है कि आयुष्मान जो स्कीम है, उसके अंडर जो ईयर रिकंस्ट्रक्शन, इसको ओटोप्लास्टी कहते हैं, जो ये मल्टीपल स्टेजेस में ये कान का रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये पूरा आयुष्मान स्कीम में कवर्ड है और कंप्लीटली आयुष्मान धारकों के लिए फ्री है ये, और एसजीपीजीआई में भी फ्री। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एसजीपीजीआई के डॉक्टर भटनागर जी। मैं रामदत्त द्विवेदी, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। मतदाता को अपना शासक चुनने का अधिकार मिला है, जो नए मतदाता बने हैं, और इसी को लेकर जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अधिकारियों कर्मचारियों को मतदाता दिवस पर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई है। जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने नए मतदाता बने छात्र छात्राओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। जिला अधिकारी ने मतदाता दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जिला अधिकारी 17 नए मतदाता बनाए गए, जहां सभी लोग मतदान जरूर करें और देश को मजबूत करने का काम करें। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर नव मताधिकार के लिए अधिकृत व्यक्ति को ये जानकारी हो कि हमें वोट डालने का
अधिकार मिल गया है और वोट डालने का अधिकार क्यों दिया गया है। देश को व्यवस्थित, सशक्त, अखंड, सुदृढ़ बनाने में जो जिनकी नीतियां हैं और जो ऐसे प्रत्याशी हमारे स्थानीय स्तर पर हैं, उनको हम चुने मतदान का मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नए मतदाता बने, उन्हें आपने क्या सीख दी है, किस तरह से मतदान करते हैं? यही बताया गया। जैसे मतदान भारत के निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है और वोटर आइडेंटिटी कार्ड उनको मिल रहा है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अब हम वोटर नहीं हैं। उनको पता चल गया कि हमें इस बूथ पर जाना है, हमारा क्रमांक भाग्यांक ये है और आईडी कार्ड है, हम जाएं। अब उनको देखना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग समझदारी से देश की एकता, अखंडता, व्यवस्था को बेहतर करने वालों को चुनने में लगाना है। कितने नए मतदाता बनाए गए? 17,810। यूपी के रायबरेली में जीआईसी मैदान में धूमधाम से 3 दिवसीय यूपी दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 76वां स्थापना दिवस का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने दीप प्रज्वलित कर किया है। विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश की थीम पर आयोजित यूपी दिवस के उद्घाटन में डीएम हर्षिता माथुर, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रही हैं। रायबरेली के जीआईसी मैदान में यह आयोजन 24 से 26 जनवरी 2025 के बीच होगा। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजना की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्य मंत्री कारगर ने कहा कि योगी सरकार के समय में प्रदेश की जेलों की हालत बदल गई है। उत्तर प्रदेश के 76वां स्थापना दिवस का शुभारंभ किया जा रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में धूमधाम से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, जहां सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने पुरस्कृत किया है। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। वहीं कार्यक्रम में जनपद फर्रुखाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे समाज सेवा, स्वच्छता, रंग कर्म, संगीत, साहित्य, फोटोग्राफी, नृत्य, गंगा कल्याण, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, कविता एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 20 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ 15 विभाग के प्रशासनीय कार्य करने वाले 114 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आपको अवगत है कि 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जा रहा है और सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें कि साल भर में हमने क्या किया, ये उपलब्धि अपना जनाने की प्रक्रिया इसमें हो जाती है। और जब आदमी स्थापना इतिहास के क्रम में पढ़ने लगता है तो जिज्ञासा भी जगती है कि पहले हम क्या थे, कैसे अन्य लोगों के सापेक्ष हम कैसे हैं और कैसे और बेटर हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से नए विकास के प्रतिमान हर साल नए ढंग से गढ़ रहा है और उसी क्रम में हम लोग ये शासन के आदेश से स्थापना दिवस मनाए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के भी लगी है और आगे के संकल्प के बारे में भी हर विभाग तैयारी कर रहा है और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। आप सब लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया है। बिना प्रोत्साहन के देखिए, कहीं भी विशेष रुचि में कलेक्टिवली दिक्कत होती है। जैसे यदि प्रोत्साहन किसी काम के लिए किया जाता है तो उसमें अच्छा करने का एक मार्गदर्शन मिलता है, कम उपलब्धि वालों को भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और खराब करने वालों को इनडायरेक्टली प्रोत्साहन मिलता है। व्यवस्था को बेहतर बनाने का यही एक तरीका है कि जो गलत हो डिमोरलाइज हो, अच्छे हो प्रमोटेड हो। इस प्रक्रिया के तहत इनडायरेक्टली यही काम किया जाता है। सर, इसके तहत जो है आप जो है कि फर्रुखाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा क्या मतलब? ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने सबको किसी न किसी रूप में कोई योग्यता, प्रतिभा, क्षमता से सबको कुछ न कुछ विलक्षण बनाया है और सब परमात्मा का अंश है, तो वो अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता को ढूंढे, समझे और उस क्षेत्र में पूरे मनोयोग से काम करे, क्योंकि
विकास के चतुर्दिक मार्ग सरकार ने इसमें खोल दिया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि 2 तस्कर फरार हो गए, जहां घायल बदमाश यामीन पुत्र शब्बीर निवासी भोजपुर जीशान गांव गजरौला थाना भोजपुर का बताया जा रहा है। घायल तस्करों को पुलिस ने जिला अस्पताल पर भर्ती कराया गया और पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के मेरठ में तलाकशुदा महिला लव जिहाद का शिकार हो गई है। बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला है, जहाँ अमित नाम बताकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद महिला को कुछ दिन बाद पता लगा कि असली नाम अरवाज अंसारी है। अरवाज अंसारी पीड़िता हिंदू महिला के साथ मारपीट कर रहा था, जिसको लेकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। तो वहीं अब पीड़िता हिंदू महिला थाने के चक्कर काटकर परेशान है और मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक सिलाई की दुकान है जिसपे एक अमित नाम का लड़का आया था नाम बदल के। मुझे बाद में पता चला उसका नाम अरवाज अंसारी है। मेरा 376 का केस लिखा हुआ है 2022 से। मेरे न पापा है न भाई है, हस्बैंड से मेरा तलाक हो चुका। अब वो मेरे साथ मेरी दुकान में आके मार पिटाई कर रहा है। मैं थाने आती तो थाने में मेरी सुनवाई नहीं होती और मैं कहीं और वो मेरी दुकान पे शावेद और अलमाज दोनों मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई क्यों करते हैं ये बताओ? ये कहते हैं कि अपना केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे और तेरे बेटे का पता भी नहीं चलने का, कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। मारने की धमकी देते हैं आपको? मारने की धमकी देते हैं। और अभी इसी 10 दिसंबर को दोनों शावेद और अलमाज अंसारी दोनों मेरी दुकान पे आए थे। दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरा गला दबा के मेरे को मारने के लिए कहा कि या तो तू केस वापस ले ले, नहीं तो तेरा और तेरे बेटे का पता नहीं चलने का। थाने में नहीं बताया आपने ये? मैंने थाने में बताया। कल मैं 2.5 घंटे यहाँ थाने में बैठी भी रही। मुझे 2.5 घंटे बिठाया रखा। 2.5 घंटे बाद वो आता है, मैडम ने ना समझौता करा के ये कहते हैं कि तुम जाओ। जैसे ही मैं थाने से बाहर निकली, मैडम कौन? मैडम का नाम बता दो। आरती मैडम। आरती मैडम ने समझौता करा दिया था हमारा कि छोड़ो तुम समझौता कर लो। मैंने मैडम के कहने से समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद जैसे ही मैं 20 कदम चली ना, तो बाहर आके कहता है मेरा बिगाड़ लिया तूने, क्योंकि हम तो पुलिस वालों को पहले ही पैसा भर देते हैं। मेरा तो मामा भी कारतक रह चुका, कर ले जो करेगी तो कहीं भी जाएगी ना, कहीं तेरी सुनवाई नहीं होने की। कहाँ का रहने वाला है वो? क्या एड्रेस क्या है उसका? इस्लामाबाद किदवाई नगर का, गली नंबर 3 अक्षरा मस्जिद। तो आरती मैडम ने जो हमारा समझौता था वो काट दिया। मैंने कि मेरा समझौता काटो, मुझे समझौता करना ही नहीं है। अब मैं अपनी कंप्लेंट लिखने के लिए कह रही तो मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही शावेद और अलमाज के खिलाफ। यूपी के हरदोई नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। वहीं शहर में विभिन्न जगहों पर नाले खुले पड़े हैं और नाले में गिरकर आए दिन हादसे हो रहे, तो वहीं खुले नाले में गाय का बछड़ा गिर गया है। स्थानीय लोगों ने गाय के बछड़े को नाली से बाहर निकाला। स्थानीय दुकानदार का कहना है कि नाले की कभी भी सफाई नहीं होती है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप और दवा के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम नगर पालिका से सिर्फ इतना कहेंगे कि जो नाला खुला है उस पर पहले नंबर पे ये पत्थर डलवा दे, ताकि आए दिन ये घटनाएं बंद हो। अभी संज्ञान में मेरे आया, अभी बछड़ा गिरा और काफ़ी लोगों की मशक्क़त के बाद वो निकाला गया, अन्यथा वो मर जाता। और पत्थर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बछड़ा गिरा है, बूढ़ा बुजुर्ग भी गिरते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। नाले की कभी साफ सफाई की जाती है या नहीं की जाती? नाले की साफ सफाई छोड़ो, आप हरदोई के 26 वार्ड हैं, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जिसमें जल भराव और मच्छरों का आतंक ना हो और दवाई के नाम पे पानी छिड़का जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत शुक्ला हूँ, बानर सेवक मछली से। यूपी के बदायूं में जिला पंचायत में ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि धरने पर बैठे ठेकेदारों ने कहा कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उनके बकाया देय के भुगतान नहीं कर रही है और वहीं ठेकेदारों ने कहा कि बकाया भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, हमारी तरफ से कोई पत्रावली इनकी लंबित नहीं है। जो मांगे हैं इनकी वो मान ली गई हैं और इससे मांगने से पूर्व इनकी जो है पहले ही पत्रावलियाँ सारी निस्तारित करके माननीय अध्यक्ष महोदय को भेज दी गई हैं। वहाँ से पत्रावलियाँ निस्तारित होकर आएंगी, इनका भुगतान हो जाएगा। क्या इनका कोई ये मांग कर रहे हैं धरना पर बैठे हुए ठेकेदार की हमारे कुछ देय को बकाया है, भुगतान नहीं किया जा रहा है? कहाँ पत्रावली रुकी हुई है? पत्रावली माननीय अध्यक्ष महोदय पर रुकी हुई है, जिसको चेक बनाकर हमारे द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जा चुका है। वहाँ से चेक प्राप्त होते ही इनको जो है चेक वितरण कर दिया जाए। क्या आपने अपनी तरफ से इन ठेकेदारों को समझाने का प्रयास किया है? हाँ, हमने उनका ज्ञापन लिया और उनको सारी जानकारी वहीं उनके धरने प्रदर्शन पर दे दी गई है कि जो भी पत्रावलियाँ हैं वो माननीय अध्यक्ष महोदय पर लंबित हैं। वहाँ से प्राप्त होने के बाद आपके देयों का भुगतान कर दिया जाएगा। जबकि ये नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारा बकाया भुगतान है, क्या इसमें कुछ त्रुटि है?
कोई त्रुटि नहीं है। जिन ठेकेदारों ने मेले में कम काम किया था उनकी कटौती करके भुगतान की गई, जिसको जो है पूरा भुगतान प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली में चल रहे चुनाव को लेकर बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार एक तरफा एनडीए आएगी। अब केजरीवाल जी का समय जा चुका है और वहां सर्व समाज का भाजपा को सहयोग मिल रहा है, और जिस पार्टी को सर्व समाज का सहयोग मिलता है वह निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है, और इस बार हम दिल्ली को जीतने जा रही हैं। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महाकुंभ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक पर आपत्ति के बाद कानपुर महानगर में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए खास रिपोर्ट। के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक तंज कसा है कि युवाओं को रोजगार के लिए अगर बात करते, वहाँ पे आप विकास के लिए बात करते, युवाओं को नौकरी के लिए बात करते, विकास की बात करते तो एक बात होती है। आप क्या कहेंगे इस पे? मित्रों, जब भी किसी मंत्रिमंडल की कैबिनेट होती है तो मंत्रिमंडल के सारे विभाग वहाँ एकत्रित होते हैं, वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जन कल्याण का हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है, जैसे भैया ने कहा कि शिक्षा के बारे में बात करते, शिक्षा के बारे में बहुत प्रगति हुई है। अब सेंटर देख के फार्म भरने से डिग्री नहीं मिल रही है, पढ़ के मिल रही है। भैया थोड़ा सा ध्यान दो। आयुष्मान आपके बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारा गरीब आदमी भी कानपुर के रीजेंसी जैसे अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम हुआ है। हाँ, 60-70 साल की अव्यवस्था अगर आप सोचते हो 5-10 साल में ख़त्म होगी तो थोड़ा सा और आप तय मानो कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी तब तक जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। विरोधी चाहे जो चिल्लाते रहें, जनता इनको अपने हितों के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री पे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती रहेगी। और मित्रों, हमें नहीं लगता कि ये विषय कोई चर्चा का है कि कुंभ में मीटिंग क्यों हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई। ये विषय नहीं, विषय केवल इतना है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कमेंट्स है कि वो भी जानते हैं कि यहाँ सकारात्मकता के माहौल में जब कोई बात होती है तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन उनका एक बेसिक वोट है जो इन सब चीज़ों से खुश होता है और ये उसको खुश करने का प्रयास है। लेकिन धीमे धीमे ये बादल भी छटेंगे, ये भी छटेंगे, क्योंकि जब लोगों को समृद्धि मिलेगी, विकास मिलेगा और उनकी तमाम समस्याओं का, हमने प्रधानमंत्री आवास में कोई जात धर्म का भेद नहीं है, आयुष्मान में कोई जात धर्म का, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोई कह दे कि धर्म के आधार पर उसको नहीं मिली, सबको मिल रही है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस फार्मूले के साथ जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता है कि बैठक कहाँ होनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर बैठक होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उसका स्वागत करता है। ये आस्था का कुंभ है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि बड़े भाई ने भी कहा था कि मंदिर निर्माण में भी लोगों ने वो किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था। इन्हीं के शंकराचार्यों ने ही कहा था कि ये गलत प्राण प्रतिष्ठा हो रही, हम लोगों ने नहीं कहा था, इन्हीं के शंकराचार्यों ने कहा था कि ये चीज़ गलत हो रहा है। और दूसरी बात राजनीतिकरण का, तो नेताजी की एक मूर्ति केवल स्थापित की गई थी जिसमें इन लोगों ने इतना बवाल मचाया कि पूरा देश क्या पूरे विश्व में हाहाकार हो गया कि नेताजी की मूर्ति। लेकिन आप एक बात बताओ, कहाँ की मूर्ति? कुंभ महाकुंभ में लगी। और ये बताइए कि हर 15 मीटर पे करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा की जगह है जहाँ पर एक कुंभ चल रहा है, और हर 15 मीटर पे 2 फोटो लगे, हर 15 मीटर पे। उसके बाद आप रोडों पे निकल जाओ, नई की तरफ कहीं भी जाओ, 2 फोटो लगी। तो ये राजनीतिकरण नहीं। लेकिन एक बात हम आपसे भी पूछेंगे, 88 में सरकार थी शायद वीर बहादुर सिंह जी की या ND तिवारी जी की, अगर मेरा स्मरण शक्ति गलत नहीं है तो, तब भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 19 में बीजेपी सरकार थी, तब भी मंत्रिमंडल पूरा शामिल रहा, तब भी बैठक हुई। लेकिन आपका और भारतीय जनता पार्टी का क्या इलू है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां आम आदमी अपनी गाड़ी ले जाने पे परेशान है, ई-रिक्शा ले जाने में परेशान है, 14 किलोमीटर लोग कुछ पैदल चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ऐसे में आप डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, आप मंत्रिमंडल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके नेताजी की मूर्ति के लिए जगह कैसे तीर्थ में मिल गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये जो आपके और बीजेपी के बीच की क्या पाइपलाइन है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये तो बड़े ही लीडर बता पाएंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका और समाजवादी का ऐसा कौन सा समायोजन है? वो मेरे मित्र ने अभी कहा इन्हीं के शंकराचार्य। हाँ। मुझे आपत्ति है सब पर। नहीं
मतलब छोड़ो, हम सबके शंकराचार्य, इस देश के शंकराचार्य हैं। और जहाँ तक इन्होंने 2 फोटोओं की बात की है, आज जागरण में एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं उसका चश्मदीद रहा हूँ। 1995 में जब कुंभ चल रहा था, तो कानपुर के ही एक अखिलेश्वरानंद जी थे, पहले रतनलाल नगर में रहते थे। उन्होंने 4 वर्णों के शंकराचार्य घोषित किए थे। और उसी ये चूँकि ये हमारी समाजवादी पार्टी को या तत्कालीन सरकार को सूट करता था, तो उस बाबाओं का जब नागाओं ने विरोध किया, उसके कैंप को जलाया, वहाँ आगजनी की, हम और स्वर्गीय सल्ला सिंह के स्वर्गीय पति यूपी सिंह भाई साहब एक मुकदमे के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे, और मैं उस कैंप में गया था, चूँकि बाबा जी हमारे परिचित थे। तो बाबा जी का कैंप बिल्कुल छावनी बना हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी सुरक्षा। सवाल ये है कि हमको सूट क्या कर रहा है। उनको इससे आपत्ति नहीं है, ये सूट नहीं कर रहा है कि हमारे कैबिनेट की बैठक हो। किसको खुश कर रहे हैं? फिर बताया था, एक ही बात को बार बार, एक अपने मतदाता जिस प्रवृत्ति का है, जिस प्रकृति का है, उसको खुश करने को, उसको भारतीय संसद की आलोचना अच्छी लगती है। आप लोग किसको खुश करते हैं? वोट बैंक की राजनीति आप लोग क्यों? हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। समाज को बांटना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे अपने बातों से उनको बहलाने फुसलाने के काम कर रहे हैं। और ये और जो है, चाहे इनके पास हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। ये समाज को बांट के कुछ लोगों को ही खुश करके, ये इसलिए इन्होंने वहाँ बैठक करी है। भैया, जातिगत गणना कौन मांग रहा है? बांटने वाली बात कर रहे हैं, कौन मांग रहा है? हिंदू समाज में अनुसूचित कितना है, पिछड़ा कितना है, अगड़ा कितना है, लाला, और दूसरे समाज में नहीं है कुछ। कौन मांग कर रहा है जातिगत गणना? हम बांटना चाहते हैं, हम एक करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, उसमें पूरा देश अगर एक रहेगा तो देश सर्वोच्च होगा। लेकिन उस पर भी आपत्ति है, बटोगे तो कटोगे। अरे बटे थे तभी बाहर के लोग आ गए थे। आप बांटने की बात ही कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे एक समाज को लेके, तो हिंदू मुस्लिम ये क्यों करते हैं? मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं? ये राजनीति की बातें करते हैं। ये क्यों, ये जनता के लिए क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते? क्यों नहीं रोजगार की बात करते? क्यों नहीं बेरोजगार की बात करते? ये सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं। ये अपनी बात कहना बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग भाईचारा। और ये सीता मोड़ जीतने के बाद हम लोग ने भाईचारे का वो पैगाम देश में लहराने का काम किया है। ठीक है। और ये एक ऐसी विधानसभा है कि हर चुनाव के बाद कभी हम लोगों में कुंभ शुरू होते ही, महाकुंभ शुरू होते ही विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। कल जो शाही स्नान था, कल जो स्नान था, उसमें जैसे पूरी मंत्रिमंडल शामिल हुई, और जितने चेहरे थे जो विरोधाभास उत्पन्न करते थे, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो, सभी का नाम लेकर के मुख्यमंत्री ने सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे किया। जहां एक और आगे किया, मंत्रिमंडल की बैठक थी, वहीं पे विपक्ष यानी अखिलेश यादव ने भी तंज कसना नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्रा पार्क के बाहर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि कुंभ आस्था का केंद्र है, ऐसे में उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक कैसे हो गई? इस पूरी चर्चा में हम कानपुर, जो गंगा का किनारे का शहर है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो समाजवादी हैं, कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दीपू पांडे जी, आध्यात्मिक गुरु हैं संदीप मिश्रा जी। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस पूरे मामले में क्या राय है। कल जो कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, ये देश परंपराओं का देश है, ये देश संस्कृति का देश है। महाकुंभ हमारी मान्यता और परंपरा दोनों है। ये पूरी जन कल्याण के लिए इसमें जो है डुबकी लगाई जाती है। और मुझे लगता है कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनका संबंध भी जन कल्याणकारी योजनाओं से ही होता है। तो पूरे प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए हमें अगर सार्थक नीतियां बनानी है, उनको पास कराना है, तो मुझे लगता है कुंभ से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। सवाल इस पे आपत्ति करने का है तो इस समय देश में दो ही विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो जो देश की संस्कृति, देश की आध्यात्मिक पहचान और देश की परंपरा को पुनः कायम करते हुए उसे सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहती है, और दूसरी वो जो इस देश की परंपराओं को,
इस देश के आध्यात्मिक विश्वासों को, इस देश की संस्कृति के गौरव को नष्ट करके केवल और केवल सत्ता भोगना चाहती है। मेरा इसीलिए कुंभ जैसे पवित्र स्थान पे, अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे, सकारात्मक जगह पे कोई अगर बैठक होती है तो सकारात्मक चीज़ें सामने आती हैं और संभवतः नहीं, पक्के तौर से यही उद्देश्य है उसका। और इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं होता है। इस कैबिनेट के माध्यम से पूरे विश्व के लोग भी उसको जाने की कितनी महत्वपूर्ण जगह है, ये भी उद्देश्य रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बताइए, ऐसे में जो विपक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगाता चला आता है कि आप भारत में, उत्तर प्रदेश में रिलीजियस हो करके चीज़ों को बांटने का, पब्लिक को बांटने का काम करते हैं। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे आरोप लगाया गया, बुलाने पे आरोप लगाया गया, नहीं बुलाने पे आरोप। मैंने कहा ना, जब उद्देश्य केवल इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराओं, इस देश की पहचान को नष्ट करके सत्ता भोगना हो तो इसी तरह के आरोप सामने आएंगे। अगर इस देश के गौरव को स्थापित करने का हो, इस देश की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का हो, ये देश हमारा पूरा पहले विश्व गुरु था, उसको पुनः विश्व गुरु बनाने की चेष्टा करने का हो, तो फिर उनके विचार और हमारे विचार एक जैसे होंगे, तब कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु संदीप मिश्रा जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या दृष्टिकोण है। एक अच्छे उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य किया जा रहा हो तो मेरे समझ से ठीक है। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, आस्थाओं का देश है, जहाँ पर 40 करोड़ लोगों का आने का अनुमान है इस महाकुंभ में। तो जिस टाइम मीटिंग होगी तो करोड़ 2 करोड़ व्यक्ति होंगे जो एक अच्छी भावनाओं के साथ होंगे, जिनका उद्देश्य देश के प्रति अच्छा होगा, जन कल्याण के लिए अच्छा होगा। तो ऐसी जगह पर अगर ये मीटिंग रखी गई तो मेरे समझ से उद्देश्य सफल होगा और ऐसी जगहों पे एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ऐसी जगह पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है। महाकुंभ अपने आप में एक दिव्य कार्यक्रम है अध्यात्म की दृष्टि से। जब बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उस स्थिति में आता है तब महाकुंभ होता है और ये 144 साल बाद ये स्थिति बनी है। जब 12 साल के 12 कुंभ पड़ते हैं तब ये महाकुंभ होता है। ऐसी ऊर्जावान जगह पर जब ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो आप समझिए रिजल्ट कितने पॉजिटिव आने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बात आपने कही आध्यात्मिक गुरु संदीप मिश्रा जी ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 144 वर्ष बाद ये मौका आया है जिस पे सबको डुबकी लगानी चाहिए। हो सकता है जैसा कि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी तंज कसा कि क्या मुखौटा लगा के तो नहीं संगम स्नान कराए हो। ऐसा तो नहीं कि आप आदेश का पालन ना कर पा रहे हो तो मुखौटा लगा के चले आए हो। 140 वर्ष हमारे आपके जीवन में तो अब दोबारा नहीं आना है, हम तो स्नान नहीं कर पाएंगे दोबारा। समाजवादी पार्टी से एक सीनियर चेहरा और हैं राजू शर्मा जी, इनसे भी जानेंगे इस पूरे दृष्टिकोण को कि संगम में कैबिनेट की बैठक नहीं होनी चाहिए, इसको आप कैसे देते हैं? जब भी कोई भी जहाँ पर धार्मिक आस्था का प्रश्न है वहाँ पर धर्म के हिसाब से जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जबकि अच्छी भावनाओं को लेकर अगर है तो आदमी को गरीबी पे भी बात करनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जो बेरोजगारी इस देश में चल रही है, युवाओं को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसके संबंध में क्या कभी कोई भी चर्चा करी गई कुंभ के मेले में? जहाँ पर धर्म की बात है तो हम लोग धर्म के साथ हैं और धार्मिक भावनाओं को रखते हुए ही हम लोग जो है जो भी कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग बेरोजगारी, स्वास्थ्य और के लिए यही कहना चाहते हैं कि पहले इसकी व्यवस्था हो। धर्म तो अपने साथ चल ही रहा है, हम लोग धर्म के साथ ही हैं। समाजवादी के बड़ा चेहरा थे कानपुर से, लेकिन हम अपने समाजवादी एक साथी के पास और भी चलेंगे जिनसे पूछेंगे कि आप इस बार तो मंत्रिमंडल क्यों वहाँ पे शामिल हुआ, क्यों वहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई, ये तो प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 19 पे भी वहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुआ था, तब आपने प्रश्न नहीं उठाया था। देखिए, मैं सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारी भी 2012 में सरकार थी, हमारे भी नगर विकास मंत्री थे, हम लोगों ने भी कुंभ लगाया था। आस्था का विषय है ये। वहाँ पे हमारा मानना ये है कि जो आपने कैबिनेट कराई है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट बैठक कराई है, ये नहीं करानी चाहिए थी। मेरा मानना ये है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के लिए बैठक होनी चाहिए, ये रोजगार के लिए बैठक होनी चाहिए। इसमें जनता की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे अपने बातों से उनको बहलाने फुसलाने के काम कर रहे हैं। और जो है
चाहे कोई इनके पास हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। ये समाज को बांट के कुछ लोगों को ही खुश करके ये इसलिए इन्होंने वहाँ बैठक करी है। भैया जातिगत गणना कौन मांग रहा है? बांटने वाली बात कर रहे हैं, कौन मांग रहा है? हिंदू समाज में अनुसूचित कितना है, पिछड़ा कितना है, अगड़ा कितना है, लाला, और दूसरे समाज में नहीं है कुछ। कौन मांग कर रहा है जातिगत गणना? हम बांटना चाहते हैं, हम एक करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, उसमें पूरा देश अगर एक रहेगा तो देश सर्वोच्च होगा। लेकिन उस पर भी आपत्ति है, बटोगे तो कटोगे। अरे बटे थे तभी बाहर के लोग आ गए थे। आप बांटने की बात ही कर रहे हैं कि बटोगे कटोगे एक समाज को लेके तो हिंदू मुस्लिम ये क्यों करते हैं? मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं? ये राजनीति की बातें करते हैं। ये क्यों, ये जनता के लिए क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते? क्यों नहीं रोजगार की बात करते? क्यों नहीं बेरोजगार की बात करते? ये सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं। ये अपनी बात कहना बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग भाईचारा, और ये सीता मोड़ जीतने के बाद हम लोग ने भाईचारे का वो पैगाम देश में लहराने का काम किया है। ठीक है। और ये एक ऐसी विधानसभा है कि हर चुनाव के बाद कभी हम लोगों में आपसी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं और सबके दिलों में हमेशा वही प्यार वही इज्जत जो सबको देते हैं वो सबको हम लोग समाज में देने का काम करते हैं। बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी तुमको, केवल इतनी बात कहनी है कि हम पूरे भाईचारे के हिसाब से चल रहे हैं। यार कोई अगर बता दे, हम भी चुनाव प्रचार में थे एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते, मुझे इरफान उसके परिवार की बुराई करने वाले कम से कम 300-400 परिवार मिले होंगे जो व्यक्तिगत आके मिल रहे थे, भैया बहुत बुरा है, बहुत बुरा। लेकिन जब वोट खुले तो 98-99% ये धर्म के आधार पे वोट नहीं है। तो ये क्या है मित्रों? बस इतनी बात कह के हमारे सब भाई केवल चलते चलते आखिरी में विषय से हम लोग विहीन हो गए। ये बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए, कुंभ का विषय था, इस पे केवल ये बता दीजिए, जो अखिलेश जी ने ये बयान दिया है कि आपको मंत्रिमंडल बैठक नहीं करनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिरी में सुदर्शन के माध्यम से जनता को बता दीजिए। मैंने फिर यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा हो, जहाँ पे धर्म और आस्था की डुबकियाँ लगा के लोग अपने को जो है पवित्र कर रहे हों, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर मंत्रिमंडल और कैबिनेट की नहीं, जितनी बैठकें होंगी उसके सकारात्मक परिणाम होंगे और इस देश की जनता के हित के निर्णय लिए जाएंगे। और मैं इस कैबिनेट की बैठक का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ योगी जी के निर्णय का। बहुत बढ़िया। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव द्वारा दिया गया ये बयान काफ़ी सुर्खियों में है। ऐसे में कानपुर में भी इस बात को लेकर के तमाम लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। जहां एक और लोगों ने रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, व्यापार की बात की, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की बात की, तो वहीं दूसरी ओर ये भी मामला सामने आया कि क्यों ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे प्लेनेट पे, जहाँ पे धरती पे इतना बड़ा आस्था का केंद्र समाया हुआ है, जनता के द्वारा चुने हुए नेता वहाँ क्यों नहीं शुमार हो सकते हैं, क्यों नहीं मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है? क्योंकि ऐसा कोई आज तक जियो नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन देखें, निर्णय लें आप। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। यूपी के रायबरेली में अधिवक्ता को अपने क्लाइंट की पैरवी भी करना भारी पड़ रहा है। बता दें कि विपक्षी पक्ष के वकीलों ने अधिवक्ता शेखर शुक्ला को मुकदमे में विधि पैरवी करने से रोका और न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इसको लेकर सिविल कोर्ट बार संगठन के तमाम पदाधिकारी के साथ पीड़ित अधिवक्ता शेखर शुक्ला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज यहाँ कोतवाली सदर हम लोग इसलिए आए हैं कि कल दिनांक 23/1/2025 को सायं 4 बजे एसडीएम न्यायिक कक्ष में एक मुकदमे के दौरान सोमेश्वर सिंह बनाम सुरेंद्र सिंह, सुनवाई के दौरान विपक्षी मोहित सिंह के द्वारा वहां पर कई तरह से बीच टोका टिप्पणी की जा रही थी। तभी हमारे साथी अधिवक्ता वहां पर शेखर शुक्ला भी एक पक्षकार के पैरवी करने आए थे। उन्होंने अपने पक्ष रखने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने बार बार टोका टोकी प्रारंभ किया कि नहीं ऐसा करो। और इससे पहले भी उनको कई लोगों से उन्होंने कहलवा रखा था कि आप इस मुकदमे से हट जाइए, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उन्होंने, चूँकि अधिवक्ता पेशा एक ऐसा साफ सुथरा पेशा है जो कभी ऐसे से समझौता नहीं किया जाता है, इस कारण वो मुकदमे में पैरवी करने आए और बराबर उनसे मना कर दिया कि मैं मुकदमे में कोई समझौता नहीं करता हूँ। इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय कक्ष में ही ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे वहाँ पर आक्रोशित होकर वहाँ स्वयं हमारी तरफ आमादा फौजदारी होने का प्रयास भी किया। तो हम बाहर कक्ष के बाहर आ गए, हमारे पीछे पीछे पुनः बाहर आए, वहाँ भी उन्होंने
तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका उच्चारण तो नहीं किया जा सकता, और उन्होंने एलानिया कहा कि मैं भविष्य में आपको इसके परिणाम दिखवा देंगे। वहाँ पर बीच बचाव करने वाले अगर साथी अधिवक्ता ना होते तो हो सकता है इनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती जिससे कि आज ये दूसरे समस्या में पड़ जाते। तो क्या कलेक्ट्रेट के अंदर अधिवक्ताओं को मारने का प्रयास हुआ है? कलेक्ट्रेट के अंदर अधिवक्ताओं को मारने का प्रयास तो किया ही, वहाँ के इनके साथ सभी अधिवक्ताओं को उसके सम्मान पर आँच आई है, जिससे कि वहाँ के अधिवक्ता स्वयं इस बात से आक्रोशित हैं कि इस तरह की अगर दोबारा पुनरावृत्ति उनके द्वारा की जाती है, दोबारा पुनरावृत्ति ना होने के लिए आज हम कोतवाली सदर आए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए कि भविष्य में किसी प्रकार की धमकी भरे शब्दों का प्रयोग न करें और ना ही किसी प्रकार का मुकदमे में मेरे पर किसी प्रकार दबाव डालें। उनके पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो वैसे भी अधिवक्ता से ज़्यादा अपने को योग्य समझाने का प्रयास करते हैं पीठासीन अधिकारी को, इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। लोग यहाँ पे थाना कोतवाली में आए हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो सिविल कोर्ट रायबरेली में भी विधि व्यवसाय करते हैं और कलेक्ट्रेट कचहरी में भी विधि व्यवसाय करते हैं। कल कलेक्ट्रेट कचहरी में उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की कोर्ट में इनका न्यायिक के यहाँ इनका एक कोई मुकदमा लगा था जिसमें अपने पक्षकार की तरफ से बहस करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए गए थे। प्रतिपक्षी संख्या विरोधी पक्ष के जो मुवक्किल थे उनके द्वारा इनको धमकाया गया कि हमारे इस मुकदमे से आप अपनी पैरवी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अब बताइए, अगर हमारा अधिवक्ता न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? इसलिए हम अधिवक्ताओं में बहुत रोष है, इसीलिए हम लोग थाना कोतवाली में आए हैं। प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में हम सबको भुगतने पड़ेंगे। शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि हम अधिवक्ताओं के ऊपर अगर इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई तो उसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। यूपी के संभल में बहजोई बड़े फील्ड मैदान में बड़े धूमधाम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर 600 जोड़ों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अग्नि के समक्ष एक दूसरे के वचनों को स्वीकार कर नव दाम्पत्य जीवन जीने की शुरुआत की। वहीं मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया, जहाँ पर सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची मंत्री गुलाब देवी ने सभी वर वधू को आशीर्वाद देकर नव दाम्पत्य जीवन की जीने की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार में सभी धर्मों के लोगों को एक समान रूप से देखा जा रहा है। आज 635 जोड़ों का और इसके अंतर्गत 51 रुपए के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें उनकी गृहस्थी से संबंधित सारा सामान होता है और विवाह कार्यक्रम और खाने पीने का जो व्यय होता है वो सारा सम्मिलित है। तो मुस्लिम जोड़े कितने? इसमें 49 मुस्लिम जोड़े हैं, शेष सभी वो हिंदू जोड़े हैं और दोनों अपनी अपनी पद्धति से विवाह करवा रहे हैं। विवाह के दौरान किस तरह का दान दिया जा रहा है सरकार की तरफ? 51,000 रुपये शासन की ओर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें गृहस्थी से संबंधित सारी सामग्री भी होती है और जो आयोजन होता है उसका व्यय भी उसमें समाहित होता है। योजना के अंतर्गत आज 630 जोड़े हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका कन्यादान हो रहा है और सभी जातियाँ, सभी धर्म के बच्चे इसमें हैं। हमारी कन्याएं काफ़ी बड़ी तादाद में हमारी मुस्लिम कन्याएं भी यहाँ आई हुई हैं, जिनका यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि सरदार के ऊपर लोग कहते हैं कि समुदाय के लिए, तो क्या देखो विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, इसे मत जाइए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सामने देख लीजिए कितने जोड़े हमारे मुस्लिम यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जोड़े हैं यहाँ मुस्लिम भाइयों की। तो ये ऐसा नहीं है, कोई भी योजना जो चल रही है किसको नहीं मिल रही है, कोई जाति के आधार पर मिल रही है, कोई धर्म के आधार पर मिल रही है। जो भी आवास मिल रहे हैं आप देखिए कि सभी के लिए मिल रहे हैं, जितने शौचालय बन रहे हैं सभी के लिए बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है सभी के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें कहने की क्या बात है? मतलब कितने जोड़े अभी तक आए आज सम्मिलित हुए? 630 जोड़े हैं यहाँ पर।
यूपी के रायबरेली में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सरस्वती बालिका विद्यालय की बहनों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक शामिल हुए और कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वां जयंती है। अहिल्याबाई होलकर ने बद्रीनाथ से रामेश्वरम, द्वारिका से जगन्नाथपुरी के बीच में पड़ने वाले मंदिरों को जिसे आक्रांताओं द्वारा विध्वंस किया गया था, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। यूपी के कुशीनगर में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से नोकझोंक देखने को मिली। बता दें कि कुशीनगर जनपद में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का दौरा था, जिसमें उन्होंने नगर पडरौना के पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कोतवाली, पडरौना जैसे तमाम विभागों का दौरा किया। आपको बता दें कि निरीक्षण उपरांत प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों को बुलाया, जहां पर पत्रकारों ने आयुष्मान योजना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर पर लगे आरोपों पर जैसे ही सवाल किया, जिसके बाद पत्रकारों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। रायबरेली में चोरों ने क्लासिक स्पोर्ट दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए पार कर दिए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। पूरा मामला शहर क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित मणि देवी मंदिर मोड़ का बताया जा रहा है। हो गई, अभी यहाँ आए देखे तो ये जो शटर फैला के और अब आए, अब देखते हैं क्या क्या गया हुआ क्या नहीं। अभी तो काउंटिंग करें, बाकी कैश काउंटर टूटा हुआ है। सड़क किनारे नेशनल हाईवे पे आपकी दुकान है, क्या पुलिस काम नहीं कर रही है क्या? अब पुलिस काम के अब बहरहाल चोरी तो हो ही गई है, अब क्या पता। तो क्या कितने लाख की लगभग चोरी बताई जा रही है? अब अभी तो हमें एग्जैक्ट जानकारी है नहीं, क्योंकि कलम शॉप पे बैठे नहीं थे। कैसे चोरी किया, चोरी करने का तरीका क्या था? अब चोरी करने का तरीका ये है कि शटर जो है मतलब फैला के अंदर घुसे हैं। अब बाकी तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है तो पता चले कि क्या क्या ले गए, कैसे। कितने लोग दिख रहे हैं कैमरे में? अब अभी तो एक लड़का अंदर दिखाई पड़ा है और अभी तो केवल 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देखी है। इसकी तहरीर दिया भी आपने कहीं? नहीं, अभी नहीं दी है, अभी तो आए हैं। बिहार के समस्तीपुर में 101वीं जयंती भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मनाई गई है। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय से सटे कर्पूरी ग्राम में माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, महामहिम राज्यपाल बिहार आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सहित कई माननीय की उपस्थिति में 101वीं कर्पूरी जयंती मनाई गई है। बिहार के शिवहर में देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सद्भाव एवं स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े सेनानियों को याद करने को लेकर शिवहर जिले में पहली बार नगर सभापति राजन नंदन सिंह के नेतृत्व में 1000 से अधिक मोटरसाइकिल पर सवार होकर नई पीढ़ी के युवकों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है। देशभक्ति के रंग में रंगा शिवहर निकाली गई तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा नगर परिषद में लगाया जाना है, तो 101 तिरंगे के सम्मान में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 1:30 बजे राम जानकी मठ को फहराया जाना है। ये तिरंगा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए राम जानकी मठ पे आज समाप्त होगी और कल 1:30 बजे हम शान के साथ अपने तिरंगे को फहराने का काम करेंगे। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी शहर में स्थित आरडी कॉलेज में अतिथि व्याख्याता ने छात्र से छेड़छाड़ की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावक कॉलेज पहुंचे और आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी है। जहां एक व्याख्याता का अशिष्ट व्यवहार जो छात्रा को परेशान कर रहा था, शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने अपने माता पिता को उसकी जानकारी दी। अपने पड़ोसियों के साथ कॉलेज आए छात्रा के माता पिता ने लेक्चरर को पकड़ लिया, उसे थप्पड़ मारे और उसकी पिटाई कर दी। तो वहीं चिक्कोड़ी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया, जहां पुलिस ने यौन उत्पीड़न करने वाले लेक्चरर को गिरफ्तार कर आगे की जांच करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।